वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंघल। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में भी हम नॉर्मल रैंडम एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस इज अ नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स व्हिच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद वन अनदर। मतलब इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो कि रूल्स बताता है, जो यूजुअल डेफिनेशन के हिसाब से रेगुलेट करता है कंडक्ट स्टेट्स का। तो ये वाली बात किसने बोली है कि इंटरनेशनल लॉ का काम क्या है? कंडक्ट ऑफ स्टेट्स को रेगुलेट करना। तो ये बोला है फैनविक ने। याद करने का तरीका क्या है? रेगुलेट द कंडक्ट। रेगुलेट द कंडक्ट मतलब कि जो वो रूल्स जो कि कंडक्ट रेगुलेट करते हैं स्टेट्स का। याद करने का तरीका, रेगुलेट द कंडक्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया है। इसका आंसर है फैनविक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, who among the following has defined jurisprudence as the knowledge of things divine and human, the science of right and wrong? divine and human वाली बात किसने की थी? याद रखने का तरीका, अल्पियन ने। अल्पियन ने बोला था कि jurisprudence क्या है? knowledge of things divine and human। तो इसका आंसर क्या हुआ? अल्पियन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। स्कूल्स बताने हैं। बेंथम कौन से स्कूल से थे? बेंथम बिलोंग करते थे हमारे एनालिटिकल स्कूल से। पुछता थे हमारे हिस्टोरिकल स्कूल से। हर्बर्ट स्पेंसर सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड ग्रे थे रियलिस्टिक स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following distinguish between expository jurisprudence and sensorial jurisprudence? expository और sensorial jurisprudence में डिफरेंस किसने बताया था? तो ये बताया था हमारे जेरेमी बेंथम ने। कौन से स्कूल से थे ये थे एनालिटिकल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason। जजेस मस्ट फॉलो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। जो जजेस होते हैं उनको जो पहले से प्रेसिडेंट डिसाइडेड होते हैं उनको फॉलो करना होता है। सही बात है। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ द लीगल सिस्टम इटसेल्फ। क्योंकि जो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट हैं उनको भी अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? लीगल सिस्टम से। लीगल सिस्टम में डिसाइडेड होता है कि जो जजेस होते हैं वो लॉ बना सकते हैं कोर्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो जो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको भी अथॉरिटी मिलती है लीगल सिस्टम से। तो जजेस को जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट सेट है उनको फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट सेट है वो भी रैंडमली नहीं आए हैं, वो भी लीगल सिस्टम से ही निकल के आए हैं। इसलिए दोनों ही बातें सही हैं। ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस डू नॉट मेक लॉ बट ओनली डिक्लेयर व्हाट द लॉ हैज ऑलवेज बीन। ये किसने बोला था? ये बोला था ब्लैकस्टोन ने। वो कहते थे कि जजेस लॉ नहीं बनाते, वो सिर्फ जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। तो ये होगा हमारे ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट वाज वन ऑफ द नेचुरल लॉ स्कूल? नेचुरल लॉ स्कूल से कौन बिलोंग करते थे? तो बिलोंग करते थे एमिनुएल कांट। कांट जो थे वो कौन से स्कूल से आते थे? नेचुरल लॉ स्कूल से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ लॉ हैज द बेसिस अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 141 आर्टिकल क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ऑल ओवर द इंडिया सारे कोर्ट्स को फॉलो करना है। तो ये कौन सा बेस सोर्स ऑफ लॉ है? ये है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब वो लॉ, वो रूल जो हर नीचे वाली कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को फॉलो करना होता है आगे आने वाले डिसीजंस देने में। उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 141 जो सोर्स ऑफ लॉ है वो कौन सा है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट in regard to a valid custom? The custom has to possess a sufficient measure of antiquity। सही बात है। The custom must have been enjoyed as of right। ये भी बात सही है। The custom need not be consistent with other custom in the same area। नहीं, custom अगर consistent नहीं होगा तो फिर वो custom as a law follow नहीं किया जाएगा। The custom must be certain and precise। certain और precise होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सिर्फ थर्ड वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, अभी आ गया हमारे पास मैच द फॉलोइंग। तो यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था हमें बेंथम ने। सोशल यूटिलिटेरियन का किसने दिया था हमें? आयरिंग ने। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का दिया था हमें कॉम्टे ने। और सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी हमें पाउंड ने। तो यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म बेंथम, सोशल यूटिलिटेरियन आयरिंग, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कॉम्टे एंड सोशल इंजीनियरिंग आया था पाउंड से, रॉस्को पाउंड से। नेक्स्ट, अब ये है डेफिनेशंस किसकी? कौन से ज्यूरिस्ट ने कौन से डेफिनेशन दिए? ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इसका। तो ये किसने बोला था? अल्पियन ने बोला था। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने बोला है? ये बोला है सामंड ने। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ से क्या याद रखेंगे? सामंड।
Jurisprudence is the philosophical aspect of knowledge of law. Jurisprudence को philosophical aspect किसने दिया है? तो ये दिया है सिसरो ने. And jurisprudence is in truth no more a formal science as physiology, ये बोला है हमारे ग्रे ने. ग्रे कौन से स्कूल से आते थे? ग्रे आते थे रियलिस्टिक स्कूल से. Jurisprudence of the science of just and unjust, Alpian. First principle of civil law, Samond. Philosophical aspect दिया था सिसरो ने. एंड फॉर्मल साइंस, नो मोर ऑफ फॉर्मल साइंस एंड फिजियोलॉजी, ये दिया था हमें ग्रे ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आते हैं बुक्स के नाम. तो कंसेप्ट ऑफ लॉ, ये बुक किसने लिखी थी? हार्ट ने. द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये दिया था ऑस्टिन ने. सम रिफ्लेक्शंस ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये आया था बकलिन के थ्रू. एंड लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये दी थी बेंथम ने. सारी ही बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारी याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट तो जितने भी PYQs हैं उन बुक्स को दिमाग में रखना है, क्योंकि जब हमें 4 ऑप्शंस में चूज करना होता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है, कुछ कुछ गेस वर्क करना आसान हो जाता है. इसलिए PYQs के बुक्स को तो अच्छे से देख के जाना है. बहुत बुक्स है, सारी याद करना पॉसिबल नहीं है, बट PYQs की बुक्स को जरूर एक बार देखने जाना चाहिए कि कौन से ज्यूरिस्ट ने कौन सी बुक दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थ्योरीज हैं, तो थ्योरी ऑफ वॉल्केगीज किसने दी थी? ये दी थी सेविग्नी ने. थ्योरी ऑफ सोशल इंटरेस्ट, आयरिंग ने. थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, बेंथम ने. एंड ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी, ये आई थी बुर्के की साइड से. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्विजिट आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर अ कस्टम टू बी अ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ? क्या क्या जरूरी है? तो रीजनेबलनेस, एंटिक्विटी एंड कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ, सही बात है. इमेमोरियल, एंटिक्विटी, कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ एंड ऑब्जर्वेंस एज अ राइट. राइट एज अ राइट वो फॉलो होना चाहिए, ये बात भी सही है. स्पेसिफिसिटी, एफिशिएंसी एंड रीजनेबलनेस. एफिशिएंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2. नेक्स्ट. असर्शन रीजन. जजेस मस्ट फॉलो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, जजेस को फॉलो करना ही चाहिए. अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम बेसिक पोस्टुलेट ऑफ द लीगल सिस्टम इटसेल्फ. सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है. Both A and R are true and R is the correct explanation. Next question. अब आ जाता है हमारे पास कुछ कंसेप्ट. तो सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? जो सोशियोलॉजिकल स्कूल से आते हैं, डिगिट. सोशल यूटिलिटेरियन से पहले देखते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग का, ये आया था रॉस्को पाउंड की तरफ से. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये आई थी ग्रोशियस की तरफ से. एंड सोशल यूटिलिटेरियन आया था आयरिंग की तरफ से. तो फिर से देख लेते हैं. सोशल सॉलिडारिटी, डिगिट. सोशल यूटिलिटेरियन, आयरिंग. सोशल इंजीनियरिंग, रॉस्को पाउंड. एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ग्रोशियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडर्न डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंगनेस ऑफ प्रेसिडेंट वाज फर्स्ट लेड डाउन इन, कौन से केस में आया था? ये आया था हमारे पास मेयर हाउस वर्सेस रेनेल के केस में. मॉडर्न डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंगनेस ऑफ प्रेसिडेंट, बाइंडिंगनेस ऑफ प्रेसिडेंट वाली कौन से केस में आया था? मेयर हाउस वर्सेस रेनेल के केस में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट? तो देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? लेजिस्लेशन रिफ्लेक्ट द फॉर्मल विल ऑफ द स्टेट एंड प्रेसिडेंट हैज इट्स सोर्स इन जजमेंट ऑफ कोर्ट. सही बात है. लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट की विल बताता है. क्यों? क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट जो होती है, जो लेजिस्लेचर होता है, वो लॉज को लेके आता है जो कि स्टेट की ही विल होती है एक तरीके से. और जो प्रेसिडेंट है उसका सोर्स क्या है? जजमेंट ऑफ कोर्ट. प्रेसिडेंट कैसे सेट होता है? जो कोर्ट ने जजमेंट दिया होता है वही आगे नीचे वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को फॉलो करना होता है. तो जो उसका सोर्स है वो कोर्ट है. नेक्स्ट. Legislation is a formal expression of new law by legislature and president is the creation of law by recognition. ये बात भी सही है. Legislation is general declaration of law in abstract form and president is the manifestation of law in action. ये बात भी सही है. Next, legislation is based on minority opinion and presidents are created or based for future decisions. तो ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा है legislation is based on minority opinion. Minority opinion पे नहीं आता है. Legislation जो अधिकतर निकल के आता है, जितने भी लीगल सिस्टम होते हैं उसमें जो पार्लियामेंट होती है वो मेजॉरिटी ओपिनियन के बेसिस पे कोई भी लॉ बनाती है. तो इसमें जो बात लिखी है, इसमें लिखा है माइनॉरिटी ओपिनियन, वो गलत है क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन पे बेस्ड होता है लेजिस्लेशन. तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन. नेक्स्ट. इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स व्हिच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट. रिपीटेड क्वेश्चन है. रेगुलेट द कंडक्ट वाली बात किसने बोली थी? रेगुलेट द कंडक्ट वाली बात बोली थी फैनविक ने. नेक्स्ट. Custom is per se law, independent of its prior recognition by the sovereign or the judge. Custom is a source of law. दोनों ही बातें सही हैं, but it is not the correct explanation.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल? हिस्टोरिकल स्कूल से कौन से नहीं आते? एलरिच। क्यों? क्योंकि एलरिच आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल से। लॉ इज ओनली सेट ऑफ रूल्स is not only a set of rules but a method or technique for harmonizing conflicting interest. conflicting interest वाली बात किसने बोली थी? रॉस्को पाउंड ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द पॉजिटिव लॉ हैज द फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। ऑस्टिन ने ही बोला था कि 3 चीजें जरूरी होती हैं किसी भी लॉ को एज लॉ बनने के लिए। कमांड होनी चाहिए। कमांड किसकी? लॉ की। लॉ ने कुछ ना कुछ करने को बोला होना चाहिए। वो कमांड आनी किसकी साइड से चाहिए? सोवरेन की साइड से आनी चाहिए। और अगर उस कमांड को किसी ने वायलेट किया तो उसके लिए कोई ना कोई सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट होना जरूरी है। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स ऑस्टिन की साइड से आए हैं। द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वाला जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? हेनरी मेन ने। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the task of social engineering is to build as efficient structure of the society as possible with minimum friction and waste. किसने बोला था? सोशल इंजीनियरिंग का काम क्या है? एफिशिएंट ऐसा स्ट्रक्चर, सोसाइटी का ऐसा एफिशिएंट स्ट्रक्चर बनाना जिसका काम क्या होगा? मिनिमम फ्रिक्शन और वेस्ट के थ्रू लोगों का भला करना होगा। तो सोशल इंजीनियरिंग की जो थ्योरी थी वो किसकी साइड से निकल के आई थी? रॉस्को पाउंड की तरफ से। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेशियो डिसिडेंटी में बी डिफाइंड एज। रेशियो डिसिडेंटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लॉ अप्लाई टू लीगल प्रॉब्लम्स डिस्क्लोज बाय फैक्ट। सही बात है। फाइंडिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बेस्ड ऑन अर्लियर केस लॉ। ये भी सही है। रूल ऑफ लॉ रिगार्डेड एज बाइंडिंग अथॉरिटी। तो तीनों ही बातें सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑबिटर डिक्टा हैज नो बाइंडिंग अथॉरिटी बट इट हेल्प्स टू। ऑबिटर डिक्टा की कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होती। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है? एक जजमेंट में जो जज होते हैं वो रेशियो डिसिडेंडी भी देते हैं और ऑबिटर डिक्टा भी देते हैं। तो जो रेशियो डिसिडेंडी होता है वो प्रेसिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रीजंस दिए होते हैं डिसीजन के, तो वो आगे आने वाले कोर्ट्स को फॉलो करना होता है क्योंकि वो एक तरीके का लॉ ही होता है। बट रीजंस देने के साथ साथ, डिसीजन देने के साथ साथ जो जजेस होते हैं वो अपने ओपिनियंस भी शेयर करते हैं जजमेंट लिखते वक्त कि उनको क्या चीज सही लगती है और क्या चीज उनका ओपिनियन में गलत है। उसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा, जो आगे आने वाले कोर्ट्स को फॉलो नहीं करनी होती है। तो जो ऑबिटर डिक्टा है उसकी कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, बट वो किस चीज में हेल्प करता है? रैशनलाइज लीगल सैंक्शंस नहीं। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर लिटिगेशंस, एनकरेज तो करता ही नहीं है क्योंकि वो बाइंडिंग ही नहीं है। गिव प्रेस्टीज टू द जज, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। मेक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसको फॉलो करना ही होता है। तो जो प्रेसिडेंट को फॉलो करने में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को फ्लेक्सिबल बना देता है, थोड़ा आसान बना देता है, यही है काम ऑबिटर डिक्टा का। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड वाज रिटन बाय, ये था बेंथम ने। 2 बुक्स कंफ्यूज करती है, एक है द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड और एक है द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो जो डिटरमिन्ड वाली बात है, जो डिटरमिन्ड वर्ड है वो ऑस्टिन की बुक में है और जो डिफाइंड वर्ड है वो बेंथम की बुक में है। ये याद करने का तरीका हो सकता है। तो द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड बुक किसने लिखी है? बेंथम ने। नेक्स्ट, विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एनकम्पासेस द फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच कौन से स्कूल में एप्रोप्रिएटेड है? तो वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल। नेक्स्ट, हु सेड दैट कस्टम्स आर सुपीरियर टू लेजिस्लेशन। कस्टम्स को लेजिस्लेशन से भी सुपीरियर किसने माना है? तो ये माना है सेविग्नी ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल से कौन नहीं आते? हीगल, कांट, पुचता या हॉलैंड। तो पुचता नहीं है, फिलोसॉफिकल स्कूल के पुचता नहीं है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट एसोसिएटेड हिज थ्योरी ऑफ स्टेट विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन नहीं है? हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अलग अलग वे में सपोर्ट किया था। बट हेनरी मेन जो थे वो तो हिस्टोरिकल स्कूल से थे, वो तो बिल्कुल नहीं मानते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को। नेक्स्ट, हु डिवाइडेड द सोर्स ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स। तो सोर्स ऑफ लॉ को फॉर्मल और मटेरियल में किसने डिवाइड किया था? तो वो थे हमारे सामंत। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गुडहार्ट अ रेशियो डिसिडेंडी ऑफ अ केस इज। रेशियो डिसिडेंडी क्या है?
Principle of law, which is decisive element. Conclusion reached by the judge on material facts. Reason given by the court. Any opinion of court on question of law. तो गुडहार्ट के हिसाब से रेशियो डिसिडेंडी क्या है? Conclusion reached by the judge on material facts के बेसिस पे. Next, according to John Austin, international law is true law and not negative international morality. ये बात गलत है, क्योंकि जो जॉन ऑस्टिन थे वो इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ नहीं मानते थे, वो उसको एज मोरालिटी देखते थे कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना इतना कंपलसरी ही नहीं है, कोई कमांड नहीं है प्रॉपरली, कोई सोवरेन नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैंक्शन नहीं है उसके पीछे. तो इंटरनेशनल लॉ इन हिज ओपिनियन इज इंटरनेशनल मोरालिटी एंड इट इज नॉट अ ट्रू लॉ. तो असर्शन तो गलत हो गया. नेक्स्ट, रीजन. 3 elements in Austin's definition of law, namely command of the sovereign, duty of inferiors and sanction in case inferiors commit breach of the command are absent in the international law. रीजन करेक्ट है कि ये सारी चीजें उसमें एब्सेंट है, बट वो जो स्टार्टिंग में बोला कि इट इज अ ट्रू लॉ इज नॉट करेक्ट. तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग. A is false but R is true. Next, international law is international morality. Above statement is attributed to. तो वैसे तो ये ऑस्टिन ने दिया था, बट हॉब्स भी इस बात को सपोर्ट करते थे कि इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल मोरालिटी. तो इसका आंसर हो गया हॉब्स. तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. आप हमारे चैनल पे आकर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसपे हम लोग डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं. हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.